हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम किसी भी बीम के ऊपर अगर यूडीएल लगा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हो, तो उसका शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर को हम कितने तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और बेसिकली हम इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2D स्ट्रक्चर, और 2D स्ट्रक्चर को अगेन हमने क्लासीफाई किया किसमें, स्टेबल और अनस्टेबल में। उसी तरह से 3D स्ट्रक्चर को भी क्लासीफाई किया स्टेबल और अनस्टेबल में। क्लियर। अब जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसको मैं फिर से बोलता हूँ कि वो डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट हो सकता है। उसी तरह से जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो मैंने ये स्ट्रक्चर किस तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं उसकी बात की। अब हमें कौन सा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है या किस स्ट्रक्चर का हमें एनालिसिस करना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने कहा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसमें स्टेबल स्ट्रक्चर, और स्टेबल स्ट्रक्चर में डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का अगर एनालिसिस करना हो तो फिर उसे हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, या कई यूनिवर्सिटीज़ में उसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर, और उसमें डिटर्मिनेट का एनालिसिस करना हो तो उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। क्लियर। और अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, स्टेबल स्ट्रक्चर हो, और उसमें इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना हो तो उसे हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट 1 या पार्ट 2 में करते हैं उसका एनालिसिस। क्लियर। मतलब शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम अगर ड्रॉ करना हो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का तो उसे हम टॉस 1 या टॉस 2 में पढ़ते हैं। क्लियर। बस ये ध्यान रखिएगा कि 2 डायमेंशन हो और स्टेबल स्ट्रक्चर हो। क्लियर। अनस्टेबल स्ट्रक्चर का एनालिसिस अभी हमें नहीं पढ़ना, वो एडवांस स्ट्रक्चर की बात होती है। इसी तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी हम एडवांस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, और आज के वीडियो से आपको शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम यूडीएल के लिए बनाना तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर इसको बिल्कुल पूरी तरह से समझना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसकी कुछ प्री रिक्विजिट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे 4 वीडियोस और हैं, अगर आप उनको देख लोगे तो आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि स्ट्रक्चर 2D और 3D स्ट्रक्चर होते हैं, तो मैंने एक वीडियो बोला आपको कि 2D और 3D स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो है इस वीडियो में 2D और 3D स्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया है। मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि 2D स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर में कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ की जाती हैं, 3D स्ट्रक्चर में कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया है। उसके बाद इसमें कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं वो भी बताया। क्लियर। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड वीडियो मैंने बोला कि टाइप ऑफ लोड जो है उसको देख लीजिएगा, कि इसमें आपको यूडीएल क्या होता है, यूवीएल क्या होता है, पॉइंट लोड क्या होता है, किसी बीम के ऊपर अगर मोमेंट लगा हो तो क्या होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद स्टेबल स्ट्रक्चर और अनस्टेबल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस अगर आपको देखना है तो फिर मैंने एक थर्ड वीडियो बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है, ये वाला एक थर्ड वीडियो है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद शेयर फोर्स बेंडिंग पार्ट 1, ये तो देखना ही है क्योंकि इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ बीम मैंने क्लासीफाई किए हैं कि कितने तरह के बीम पॉसिबल हैं, कितने तरह के बीम होते हैं, उनको बताया है। उसके बाद हमें किन बीम का एनालिसिस सोम में करना है और किन का टॉस में करना है उसको क्लासीफाई किया है, मतलब डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट बीम को बताया है। ठीक है। उसके बाद शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम बनाने के लिए जो साइन कन्वेंशन लिया जाता है वो भी मैंने आपको इस पार्ट 1 में बताया, और किन स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मतलब किन स्टेप्स में शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाता है वो भी मैंने इसमें बताया। क्लियर। हालांकि मैं आज भी आपको जो ज़रूरत है वो बताऊंगा, लेकिन इनको अगर देख लोगे तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, और जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं जैसे ये बीम है, कॉलम है, फुटिंग है, इनका क्या फंक्शन है इसके बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी बीम के ऊपर जो लोड है वो कहाँ से आता है, जो स्लैब होती है उसके ऊपर जो लोड होता है वो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज्यूम करते हैं एरिया के ऊपर। क्लियर। और वो जो एरिया पे लोड होता है वो हम बीम पे ट्रांसफ़र करते हैं।
ठीक, इस तरह से बीम होता है, उसके ऊपर उस एरिया के लोड को बीम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं और उसको यूडीएल की तरह एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर। अब जब बीम के ऊपर जो यूडीएल लोड होता है वो कॉलम के ऊपर पॉइंट लोड के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, और ये जो कॉलम के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होता है वो फुटिंग का क्या फंक्शन होता है, उस पॉइंट लोड को वापस से यूडीएल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो समझ में आया ये जो तीन मैंने कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, इनका क्या फंक्शन है। स्लैब से लोड ट्रांसफ़र हुआ बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से वापस फुटिंग, और फुटिंग से वापस सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का जो फंक्शन है वो लोड को स्लैब से अर्थ में, मतलब सॉइल में ट्रांसफ़र करना होता है। क्लियर। अब देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है, मैंने क्या लिखा कि दिस लोड पी, ये बीम है मान लीजिए, उसके ऊपर एक पॉइंट लोड पी लग रहा है, मैंने कहा दिस लोड पी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी टू सपोर्ट ए एंड बी थ्रू इंटरनल मैकेनिज्म। और आगे लिखा कि ये इंटरनल मैकेनिज्म कैसे बनता है, तो मैंने लिखा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल फोर्सेस। कौन कौन से, एक्शियल फोर्स हो, शियर फोर्स हो, या बेंडिंग मोमेंट हो। क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है ये। क्लियर। इसमें ये बीम है, बीम के ऊपर मान लीजिए पॉइंट लोड लगा है, आप चाहें तो यूडीएल लगा लीजिए, और वो पॉइंट लोड के कारण यहाँ पर रिएक्शंस आएंगे, उसे मैंने आर ए और आर बी बोल दिया। ठीक। अब ये जो रिएक्शंस हैं इसके थ्रू ये लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और फुटिंग ने उसको यूडीएल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। मतलब लोड अपर बीम से फाउंडेशन में या फुटिंग में कैसे ट्रांसफ़र होता है मैंने उसको दिखाने की कोशिश की। क्लियर। मैंने अभी आपसे कहा कि हमें सोम के अंदर 2 डायमेंशनल स्टेबल ट्रीटम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है, तो फिर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। ये एक कैंटिलीवर बीम है, ये बीम अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो फिर एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट एंड जेड डायरेक्शन में रोटेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा फॉर स्टेबल या स्टैटिक इक्विलिब्रियम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 एंड थीटा जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा फॉर स्टेबिलिटी इन 2D लोडिंग देयर शुड बी नो अप्रिशिएबल मूवमेंट, जिसे आप रिजिड बॉडी मूवमेंट बोलते हैं, इन एनी डायरेक्शन और अबाउट एनी एक्सिस। ठीक है। अब लेकिन जब बीम के ऊपर आप कुछ लोड लगाओगे, जब बीम के ऊपर लोड एक्ट करता है तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा बीम के अंदर। अब वो मूवमेंट ना हो, मतलब ये तीनों जो डिस्प्लेसमेंट हैं ये ज़ीरो हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन अगर ज़ीरो हो तो फिर सपोर्ट कुछ रिएक्शन इंड्यूस करता है। तो मैंने आगे लिखा देयरफॉर appropriate reaction should develop at support in order to prevent above displacement। अब उन रिएक्शंस को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बाय यूजिंग दीज 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब 2 डायमेंशनल एनालिसिस में हम ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये कौन कौन सी हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का समीशन 0 हो, उसी तरह से सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन 0 हो, और सिग्मा एम जेड इज इक्वल टू 0 मीन्स जेड डायरेक्शन में मोमेंट्स का समेशन 0 हो। क्लियर। तो ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 2 डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। क्लियर। अब मुझे तो 2 डायमेंशनल एनालिसिस ही करना है, लेकिन अगर 3 डायमेंशन एनालिसिस करना हो आपको, ना तो हमें सोम में 3 डायमेंशन एनालिसिस करना है, ना ही टॉस में किया जाता। अगर 3 डायमेंशन एनालिसिस करना हो जैसे एडवांस स्ट्रक्चर में करते हैं, तो मैंने कहा कि वहाँ पे ये 6 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से, ये 3 लीनियर डिस्प्लेसमेंट और 3 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और इनके लिए जो कैलकुलेट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ना हो, इसके लिए कुछ 6 रिएक्शन इंड्यूस होंगी सपोर्ट पे, और उन रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए। वो 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये है। क्लियर। ये कौन कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, 3 फोर्सेस के लिए है इक्वेशन और 3 मोमेंट्स के लिए। ठीक है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन 0 हो, और इसी तरह से एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मोमेंट्स का समेशन 0 हो। बाय यूजिंग these 6 equilibrium equation we can find out reactions at support। क्लियर। अब अगर ये कैंटिलीवर बीम पे फोर्स लग रहा हो, जैसे ये फोर्स अप्लाई किया मैंने,
तो फिर किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरह से इंड्यूस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि अगर एक फ्री एंड पे कैंटिलीवर बीम में आप लोड अप्लाई करते हैं तो किसी सेक्शन XX पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरह से इंड्यूस होंगे उसको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम से बनाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे एक लोड P लगा है और इस XX सेक्शन पे मुझे शेयर फोर्स बेंडिंग देखना है कि कैसे इंड्यूस हुए। तो मैंने कहा यहाँ पे एक लोड डाउनवर्ड लगा दीजिए, एक अपवर्ड लगा दीजिए। क्लियर? अब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये दोनों मिलके एक कपल इंड्यूस करेंगे और वो कपल जो होगा उसे हम बोलेंगे P इंटू एक्स। ये P फोर्स है, X डिस्टेंस पे लग रहा है। क्लियर? और ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ये लग रहा है। मतलब इस सेक्शन XX पे जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस हुए उसकी वैल्यू ये शेयर फोर्स हो गया P और ये बेंडिंग मोमेंट। समझ में आया? मतलब किसी भी लोड के कारण किसी सेक्शन पे जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस होता है वो किस तरह से होता है वो मैंने बताने की कोशिश की। क्लियर? आज हम डिटर्मिनेट बीम के लिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम बनाना सीखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट बीम के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इनडिटर्मिनेसी क्या चीज़ होती है। व्हेन नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट आर मोर देन अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन देन स्ट्रक्चर इज नोन एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कि अगर नंबर ऑफ अननोन की वैल्यू ज़्यादा हो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो उस स्ट्रक्चर को हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर? ये बेसिक डेफिनेशन है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। अब आगे चलते हैं और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का अगर आपको शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम बनाना है तो उसके लिए रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगी और वो रिएक्शन जो है हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा इन ऑर्डर टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस and consequently shear force and bending moment only equilibrium condition are required for determinate structure which are independent of properties of cross section and material। ठीक कि मैंने कहा कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आप रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस उस सेक्शन का और ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस मटेरियल की, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसलिए मैंने लिखा कि हैंस देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ए आई एंड ई। क्लियर? फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हुआ तो क्या होगा? अगर स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हुआ तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा होंगे अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाना होंगी और जब एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाओगे तो फिर आपको ए, आई और ई इनकी ज़रूरत होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस एंड इंटरनल रिएक्शन मतलब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट additional compatibility equation are required which are function of properties of cross section and material। मतलब AIE इस पे डिपेंड करता है अगर स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हो। जब इनडिटर्मिनेट बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम बनाना सीखेंगे टॉस में तब आपको ये बताऊंगा कि हम ये एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आज तो मुझे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम बनाना है तो फिर उसके स्टेप्स की बात और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस फॉर बीम या स्ट्रक्चर के लिए। तो मैंने कहा कि अगर शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम बनाना है तो आपको किन स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने फाइंड रिएक्शन कंपोनेंट, देन कैलकुलेट शेयर फोर्स एट डिफरेंट सेक्शंस। तो मैंने लिखा कैलकुलेट शेयर फोर्स एट डिफरेंट सेक्शंस। फिर थर्ड स्टेप में डिफरेंट सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और फाइनली शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये 4 स्टेप में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब जब रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो फिर उसके लिए क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू हम करते हैं और वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, उसके लिए साइन कन्वेंशन मैं ऑलरेडी फर्स्ट शेयर फोर्स बेंडिंग के फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, लेकिन आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। देखिए सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस का समीशन 0 हो तो फिर उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा? टुवर्ड्स राइट फोर्सेस पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट को नेगेटिव बोलेंगे। अगर सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करूं तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का समीशन 0 हो तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होंगे और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव होंगे।
ठीक है। अगर थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं सिग्मा एम जेड इज इक्वल टू 0, मीन्स मोमेंट्स का समीशन 0 हो जेड एक्सेस के अबाउट, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट को आप पॉजिटिव कंसीडर करना और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर। अब शेयर फोर्स की बात और करते हैं। तो मैंने कहा shear force at any section is resultant transverse force either left or to the right part of the cross section। क्लियर कि shear force जो है वो किसी भी सेक्शन पे ट्रांसवर्स फोर्सेस के समीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप shear force कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी सेक्शन पे, तो आप लेफ्ट पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए या स्ट्रक्चर के राइट पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और दोनों से ही उस सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू सेम मिलेगी। क्लियर। और उसके लिए साइन कन्वेंशन है। मैंने आपसे कहा था कि शेयर में अगर स्ट्रक्चर फेल होता है तो कुछ इस तरह से फेल होता है, एक पोर्शन डाउन एक पोर्शन अप होता है, मतलब फेलियर मोड जो है वो इस तरह का है, फेलियर इस तरह से होता है। तो मैंने कहा कि अगर राइट वाला ब्लॉक नीचे जाए और लेफ्ट वाला पोर्शन ऊपर हो तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, और इसके अपोजिट को नेगेटिव बोल दीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना, राइट डाउन पॉजिटिव, तो राइट डाउन पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि राइट डाउन पॉजिटिव मतलब लेफ्ट अप भी पॉजिटिव, और राइट डाउन पॉजिटिव मतलब राइट अप नेगेटिव, तो राइट अप नेगेटिव मतलब लेफ्ट डाउन भी नेगेटिव। क्लियर। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राइट डाउन पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ शेयर फोर्स, तो बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर लेफ्ट और टू द राइट पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन। कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो किसी भी सेक्शन पे जो ट्रांसवर्स फोर्स होते हैं उनके मोमेंट के समीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। और इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें भी आप राइट वाले पोर्शन को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए या लेफ्ट वाले पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और फिर उससे कैलकुलेट करिए तो आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेम मिलेगी, चाहे लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से कैलकुलेट करें। क्लियर। और उसके लिए साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा कि अगर इनिशियली बीम इस तरह का है और एनी फोर्स और मोमेंट डिफ्लेक्ट्स द बीम इन दिस शेप, कि अगर बीम को इस शेप में डिफ्लेक्ट करता है मोमेंट तो हम बोलते हैं कि बीम सैग कर गया, और सैगिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है। क्लियर। और अगर इनिशियली बीम ऐसा है, ठीक, और आफ्टर डिफ्लेक्शन ऐसा हो जाए, मीन्स एनी फोर्स और मोमेंट डिफ्लेक्ट्स द बीम इन दिस शेप, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर दे तो बोलते हैं कि बीम हॉग कर गया, और हॉगिंग मोमेंट जो है वो नेगेटिव होता है। मतलब ये स्टेप्स हैं और साइन कन्वेंशन है रिएक्शन के लिए, शेयर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम फॉर द बीम एज शोन इन फिगर। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके ऊपर 2 पॉइंट लोड लग रहा है और एक यूडीएल है। 2 जो सपोर्ट है उनके बीच की डिस्टेंस मतलब स्पैन जो है वो 6 मीटर है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लिखा है स्टेप 1 रिएक्शन कैलकुलेशन। लेट VA एंड VB बी द वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस एट सपोर्ट A एंड B। मैंने 2 वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन एज्यूम कर ली, VA और VB A और B सपोर्ट पे। क्लियर। सबसे पहले ये रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो रिएक्शन कैलकुलेट करना सिंपली सपोर्टेड है, मतलब ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है, 2 वर्टिकल रिएक्शन होंगी, तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा MA इज इक्वल टू 0। ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव बोल दीजिए और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस पॉइंट की ओर देखिए सिग्मा MA इज इक्वल टू 0 मीन्स समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। तो जिस पॉइंट के आउट मोमेंट लेना उसको फिंगर रख लीजिए, और अब देखते हैं फोर्सेस का इफेक्ट। तो VA क्या करेगा? VA गिव्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मीन्स -VB इंटू 6। जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है उस पर फिंगर रखिए, जिस पॉइंट के अबाउट लेना है, और जिस फोर्स के इफेक्ट को देख रहे हैं उस पर पेन रख लीजिए। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज दे रहा था और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 आ गया। ठीक। अब ये 6 का क्या करेगा? ये 6 का पॉइंट लोड क्लॉकवाइज देगा, तो क्लॉकवाइज देगा मतलब +6 इंटू डिस्टेंस कितनी आएगी?
इस पेन और इस फिंगर के बीच की डिस्टेंस 4, तो ये 4 आ गया। चलिए ये 4 का क्या करेगा, ये भी क्लॉकवाइज देगा, तो +4 × 2, ये डिस्टेंस 2 है। क्लियर। अब बचा यूडीएल, तो यूडीएल क्या करेगा, यूडीएल गिव्स क्लॉकवाइज मोमेंट, तो +3 × 2, दिस इज लोड, ये तो लोड हुआ। और यूडीएल कहाँ एक्ट करेगा, जितना दिख रहा है उसके सेंटर पे, मीन्स CD का सेंटर, तो A से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VB कैलकुलेट कर लीजिए, VB इज इक्वल टू आया +8.333 किलोमीटर। क्लियर। ये +8.33 किलोमीटर मीन्स एज एज्यूम देयरफॉर अपवर्ड, तो लिख देते हैं एज एज्यूम्ड देयरफॉर, मतलब आपने जो उसको एज्यूम किया था, अपवर्ड एज्यूम किया था और ये पॉजिटिव आया, मतलब हमने जो एज्यूम किया वही आया। क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, सिग्मा V इज इक्वल टू 0, तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो +VA +VB -4 -6 -3 × 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए VB की, तो VA इज इक्वल टू आया +7.666 किलोमीटर, ये भी पॉजिटिव आया, मीन्स यहाँ पे लिखिए एज एज्यूम्ड देयरफॉर अपवर्ड। ठीक है, तो रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए जो वैल्यू आई, तो VB इज इक्वल टू आया प्लस मत लिखिए, अब ये अपवर्ड है तो ऑलरेडी अपवर्ड अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 8.33 किलो न्यूटन हो गया ये। और इसी तरह से VA इज इक्वल टू आया 7.66 किलो न्यूटन। क्लियर। तो VA और VB हमने कैलकुलेट कर लिया। अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, हेडिंग डालिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब मुझे पता है कि रिएक्शन, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, ये स्टेप 2 में शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए रिएक्शन कैलकुलेशन जब आप कर रहे थे तो जितने फोर्स थे आपने सबको कंसीडर किया था। ठीक, मान लीजिए बीम कुछ अगर इस तरह का होता, इफ बीम इज लाइक दिस, और लोड जो है वो इस तरह से लग रहे होते और आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना होती, तो आप क्या करते, इस पॉइंट की ओर मोमेंट लेते। ठीक है, क्या करते, ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा। मतलब इस बीम के ऊपर जितने फोर्सेस थे सबके इफेक्ट को देखते हैं और उसके बाद फिर आप रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ shear force and bending moment calculation we will see either left or right part of the section। आपको जिस भी सेक्शन पे shear force और bending moment कैलकुलेट करना है उसके या तो राइट देखिए या लेफ्ट देखिए। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखता हूँ shear force at point B। क्या आप B पॉइंट पे खड़े हैं? ठीक है, अब देखिए B पे आप कहाँ खड़े हो सकते हैं, इस बीम के ऊपर सिर्फ इस पॉइंट पे, यही पोजीशन है, यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, इधर तो खड़े हो नहीं सकते, नीचे B भी नहीं है वहाँ। ठीक है, चलिए तो अब इधर खड़े हैं। अब क्या फोर्स दिख रहा है आपको, मुझे पता है साइन कन्वेंशन क्या लोगे, राइट डाउन लेफ्ट डाउन वाला। ठीक, तो ये पॉइंट पे आप खड़े हैं। अब क्या दिख रहा है आपको, एक फोर्स, और वो क्या, राइट अप। ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बोला है वो आपके हिसाब से बोला है, मतलब वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द बीम, कि बीम की तरफ देख के आप वो साइन कन्वेंशन अप्लाई करिएगा। तो देखिए ये है मेरे लिए बीम, तो राइट अप मीन्स नेगेटिव, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू -8.333 किलो न्यूटन। चलिए आगे चलते हैं। अब इस डी पॉइंट के जस्ट राइट पे खड़े हो जाइए। डी के जस्ट राइट पे क्यों, क्योंकि देखिए ये फोर्स है, ये पॉइंट लोड है। अब मुझे नहीं दिख रहा, इसको देखना है तो क्या करूं, जस्ट लेफ्ट खड़े को देखूं, जस्ट राइट खड़े को देखूं, तभी दिखेगा ये।
सीधी बात ये है कि इसके इफेक्ट को अगर आपको समझना है तो फिर जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट खड़े होकर देखना होगा। तो मैं लिखता हूँ shear force at point D जस्ट राइट, डी पॉइंट के आप जस्ट राइट पे खड़े हैं। तो अब देखिए क्या दिख रहा है, अभी भी आपको एक ही फोर्स दिख रहा है, ये आपकी पोजीशन, यहाँ देखिए तो एक ही फोर्स दिखता है और वो है क्या, राइट अप। राइट अप मीन्स नेगेटिव, सो -8.33, तो -8.333 किलो न्यूटन। क्लियर। अब आगे चलते हैं और यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, ये हमारी न्यू पोजीशन, ये हमारी न्यू पोजीशन, ठीक है। मीन्स shear force at point D जस्ट लेफ्ट क्या होगा, shear force at point D जस्ट लेफ्ट, ये हमारी न्यू पोजीशन है। अब देखिए क्या क्या दिख रहा है, अब हमें एक ये पॉइंट लोड दिख रहा है और एक ये रिएक्शन दिख रही है। क्लियर। और ये क्या करेगा, राइट अप और ये राइट डाउन, तो क्या आएगा -8.33, ये तो राइट अप और राइट डाउन पॉजिटिव होता है, मीन्स +6, तो ये आ गया -2.333 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं और इस पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं, सी के जस्ट राइट पे। क्लियर। तो लिखते हैं shear force at point C जस्ट राइट, सी पॉइंट के जस्ट राइट पे खड़े हैं, और सी पॉइंट के जस्ट राइट पे खड़े हैं। तो अब क्या क्या दिख रहा है आपको, अब मुझे ये रिएक्शन दिखती है, ये पॉइंट लोड दिखता है और ये यूटीएल दिखता है, मीन्स 3 क्वांटिटीज दिख रही, ठीक है। तो अब वी बी क्या करेगा, वी बी राइट अप मीन्स नेगेटिव, सो -8.33, 6 का राइट डाउन तो +6, और 3 का भी राइट डाउन मीन्स +3 × 2। क्लियर। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए ये वैल्यू हो गई आपके पास में माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हुआ 12 -8.33, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 3.667। दिस इज 3 + 3.667 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर। अब सी के जस्ट लेफ्ट आ जाइए, सी के जस्ट लेफ्ट खड़े हो जाइए, ये हमारी न्यू पोजीशन हो गई। तो लिखते हैं shear force at point C जस्ट लेफ्ट, सी के जस्ट लेफ्ट, ये आपकी न्यू पोजीशन है। अब क्या क्या दिख रहा है वो देख लीजिए। अब मुझे एक फोर्स ये दिखता है, एक ये पॉइंट लोड ये दिखता है, ये यूटीएल दिखता है और ये पॉइंट लोड दिखता है। क्लियर। अगर अच्छा मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, यहाँ से देखिए मैंने कहा किसी भी सेक्शन पे आप shear force चाहे तो लेफ्ट पार्ट से देख सकते हैं, चाहे तो राइट पार्ट से देख सकते हैं, दोनों पार्ट से देखिए किसी भी सेक्शन पे shear force की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी ये पोजीशन है, तो अब यहाँ से देखूंगा तो क्या आएगा, लेफ्ट अप मीन्स पॉजिटिव, तो आंसर तो +7.667 है। लेकिन यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी क्या आएगा -8.33 +6 +3 × 2 और +4, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आई +7.667 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप चाहे लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें, वैल्यू सेम आएगी। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट ए पॉइंट पे जाइए, तो अब ए पे कहाँ खड़े हो सकते हैं, ए पे तो आप बस इसी पॉइंट पे खड़े हो सकते हैं। क्लियर। तो अब या तो इधर के फोर्स देख लीजिए या उधर के देख लीजिए, तो क्या दिखेगा, shear force at point A is equal to, उस साइड से देखेंगे तो क्या आएगा +7.667 किलो न्यूटन, और राइट साइड से देखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। क्लियर। मतलब ये आपको shear force डिफरेंट सेक्शन पे क्या वैल्यूज़ थी मैंने उनको कैलकुलेट कर लिया। मैंने कहा था कि shear force और बेंडिंग डायग्राम एक ग्राफ है, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स पे वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, मैंने वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। क्लियर। और जिन पॉइंट पे सडन चेंजेस हो रहे थे उन पे कैलकुलेट करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब shear force डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेकिन shear force डायग्राम ड्रॉ करने के पहले एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए यहाँ पे डी के जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू है नेगेटिव -2.333। क्लियर। और सी के जस्ट राइट पे वैल्यू है क्या,
प्लस 3.667, मतलब यहाँ पे जस्ट डी के जस्ट लेफ्ट पे नेगेटिव और सी के जस्ट राइट पे पॉजिटिव, मतलब इन दोनों के बीच में शेयर फोर्स की वैल्यू कहीं ज़ीरो होगी, मतलब आपको पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर भी कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? तो बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक एक्सेस कंसीडर किया, इस एक्सेस के ऊपर वैल्यूज को पॉजिटिव बोलेंगे, इस एक्सेस के नीचे वैल्यूज को नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर? तो चलिए, अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू, तो ये यहाँ आएगा 8.333 किलो न्यूटन। क्लियर? ये आ गया। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जस्ट राइट, अभी भी माइनस 8.33, तो ये डी के जस्ट राइट मतलब ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो दिस इज शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जस्ट राइट 8.333 किलो न्यूटन। अब डी के जस्ट लेफ्ट आइए, तो डी के जस्ट लेफ्ट कितना है? -2.33, मतलब अभी भी वो नीचे ही है, तो ये वैल्यू होगी 2.333 किलो न्यूटन। क्लियर? अब शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट राइट, ये वैल्यू कितनी है? +3.667, प्लस है मतलब एक्सेस के ऊपर आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, इधर हो गया ये 3.667 किलो न्यूटन। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये इस तरह से ज्वाइन हो गया, इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो गया। क्लियर? अब ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो गया। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट, वो कितना है? +7.667, तो ये +7.667 किलो न्यूटन, ये वैल्यू होगी। और शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो 7.667 किलो न्यूटन। क्लियर? तो ये आपके पास में शेयर फोर्स डायग्राम आ गया। दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम, दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम। बस, लेकिन इसमें एक चीज़ अभी छूटी है, क्या? कि ये पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर, जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, वो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे जिस पे शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, वहाँ पे बेंडियन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो वहाँ पे बेंडियन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्लियर? तो चलिए, अब एक पॉइंट और अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर। तो उसके लिए मुझे एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ मैं, ये एक सेक्शन कंसीडर कर लिया और इसके डिस्टेंस बोल दी x। ठीक है? अभी मुझे नहीं मालूम कि वो शेयर फोर्स कहाँ पे ज़ीरो है। मैंने कहा C और D के बीच में एक सेक्शन है जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है। मैंने वो सेक्शन x कंसीडर करा और उसकी डिस्टेंस बोल दी A पॉइंट से x डिस्टेंस पे। क्लियर? अब यहाँ पे हम शेयर फोर्स की इक्वेशन बना लेंगे और उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, तो फिर आपको इस x सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू पता है, उसको ज़ीरो से इक्वेट किया, मतलब x सेक्शन की डिस्टेंस पता चल जाएगी। क्लियर? तो चलिए कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो लिखते हैं शेयर फोर्स एट सेक्शन XX, शेयर फोर्स एट सेक्शन XX, मतलब ये SFXX सेक्शन की बात करता हूँ। ठीक है? चलिए, अब ये लेफ्ट अप लग रहा है, लेफ्ट अप मीन्स पॉजिटिव, सो +7.667, ये 4 का डाउनवर्ड लग रहा है तो -4। क्लियर? और ये यूडियल लग रहा है, और यूडियल कितने पे लगा दिख रहा है? देखिए, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस 2, तो यूडियल कितने पे लगा? x - 2 पे। ठीक? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो ये कितनी है? x - 2, तो क्या आएगा? लेफ्ट डाउन नेगेटिव, सो -3 × x - 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए और x इज इक्वल टू आया 3.22 मीटर। और मैंने कहा था ये C और D के बीच में, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 3 और x शुड बी ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4 होना चाहिए था।
या क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे x की वैल्यू मार्क कर दीजिए कि ये x इज इक्वल टू हो गया 3.22 मीटर। क्लियर। अब इसके बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। हेडिंग डाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। स्टेप 3 में बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। चलिए बी पॉइंट आपकी पोजीशन है। देखिए पहले शियर फोर्स था, लेकिन अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस आएगा। चलिए इस पॉइंट बी पे खड़े, जब बी पे खड़े हैं तो क्या दिख रहा है, एक फोर्स दिख रहा है, और इस फोर्स की इस पॉइंट बी से डिस्टेंस कितनी है, 0। सो बेंडिंग पॉइंट बी इज 0। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं और डी पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखिए डी पॉइंट के, ये डी पॉइंट था, ये पॉइंट लोड लग रहा था, इसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट खड़े होकर देखा था आपने शियर फोर्स कैलकुलेशन में। लेकिन इस लोड की इस डी के जस्ट राइट और डी के जस्ट लेफ्ट से डिस्टेंस 0 है, मतलब इस लोड का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट 0 होगा। तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट खड़े होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ठीक है। तो बेंडिंग एट पॉइंट डी क्या होगा, यहाँ पे आप खड़े। अब ये फोर्स क्या करेगा, देखिए दिस फोर्स गिव्स सैगिंग मोमेंट देगा। कुछ मत करिए, थोड़ा सा पुश करिए। देखिए ये एक अगर बीम है, ये पॉइंट डी है, तो ये थोड़ा सा पुश करिए। किस शेप में लाएगा, ये सैग कर रहा है। ऐसा शेप होना मतलब सैग करना, और सैगिंग मोमेंट मतलब पॉजिटिव। तो प्लस 8.333 इंटू 2। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं और सी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो लिखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। जब आप सी पॉइंट पे खड़े हैं तो अब क्या क्या दिख रहा है, ये आपकी पोजीशन, ये यूडियल दिखता है, ये पॉइंट लोड दिखता है, और ये पॉइंट लोड दिखता है। क्लियर। तो चलिए ये क्या करेगा, सेक करेगा। तो प्लस 8.333 इंटू 4। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा कि हम डिस्टेंस सी से देखते हैं, मतलब सी हमारी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है वो हमारी पोजीशन को डिनोट करता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो ये हमारी पोजीशन हो गई, इसने सेक किया। अब ये 6 क्या करेगा, हॉक करेगा। ये देखिए ये बीम, इस पर ये फोर्स लगाइए, और फोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट देखिए कि वो अकेला क्या कर रहा है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये सेक करेगा और ये, वो फाइनल इफेक्ट तो अपने आप आ जाएगा। आप तो हर फोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट देखिए कि वो अकेला फोर्स क्या करता है। तो ये 6 ने क्या किया, हॉक किया। तो -6 इंटू 2। क्लियर। अब यूडीएल क्या करेगा, यूडीएल भी हॉक करेगा। देखिए यूडीएल हॉक करेगा। देखिए यूडीएल मतलब सैंडबैग्स को अगर आप एक के ऊपर एक रखें तो पॉइंट लोड हो गया, और इस तरह से अगर आपने उसको अरेंज कर दिया तो वो यूडीएल बन गया। तो चाहे आप सैंडबैग्स को इधर रखें या ऐसा रखें, करेगा तो हॉगिंग मोमेंट देगा, मतलब -3 इंटू 2 इंटू 1। ये हुआ लोड, और एक्ट क्या कर रहा है, सेंटर पे, तो 1 डिस्टेंस। क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे आप खड़े। अब देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस 0, मतलब बेंडिंग एट पॉइंट ए तो 0 ही आएगा। क्लियर। अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ये क्या करेगा, सेक करेगा। तो प्लस 8.333 इंटू 6। ये पॉइंट लोड क्या करेगा, हॉक करेगा। सो -6 इंटू 4, और वो 4 का भी हॉक करेगा। सो -4 इंटू 2, और जो यूडीएल है वो भी हॉक करेगा।
सो -3 इंटू 2, ये तो हुआ लोड, ठीक है, और ये एक्ट कहाँ करेगा, सेंटर पे, मतलब 2 प्लस ये 1 इंटू 3 हो गया। और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0, ठीक है। मतलब आप चाहे तो लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करें, चाहे राइट साइड से कैलकुलेट करें, किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स या बेंडिंग की वैल्यू सेम होगी। क्लियर। अब इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज जो आई उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिली आपको वो क्या मिला, दिस इज 16.666 किलो न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, दिस इज 15.32 प्लस 15.32 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो आप ड्रॉ कर लेते हैं, तो चलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0, ये 0 हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी विच इज 16.666 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग एट पॉइंट सी देख लीजिए, तो बेंडिंग एट पॉइंट सी की जो वैल्यू है ये कितनी है, 15.32 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, और बेंडिंग एट पॉइंट ए 0, तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ बेंडिंग की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब तो पॉइंट ऑफ 0 शेयर पे बेंडिंग की वैल्यू देखें, तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ 0 शेयर, ठीक है, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX। क्लियर। तो चलिए XX सेक्शन हमारी पोजीशन है। अब ये VA क्या करेगा, देखिए थोड़ा सा पुश करिए, क्या करेगा, सेक करेगा, मतलब प्लस 7.667 इंटू 3.22। क्लियर यहाँ तक। अब ये 4 का क्या करेगा, 4 का हॉक करेगा, थोड़ा सा पुश करिए, और 4 का इंडिविजुअल इफेक्ट देखिए कि 4 किलोमीटर का फोर्स किस तरह का मूवमेंट दे रहा है। ये क्या कर रहा है, हॉक कर रहा है, मतलब -4 इंटू 1.22। क्लियर। अब यूडीएल और दिख रहा है, कितने पे लगा दिख रहा है, ये वाले पोर्शन पे, और ये डिस्टेंस कितनी है, 3.22 -2, मतलब ये जो डिस्टेंस है 1.22 है। तो करेगा क्या, हॉक, मतलब -3 इंटू 1.22 इंटू 1.22/2। क्लियर। दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ 0 शेयर, और ये वैल्यू जो है दिस इज 17.5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो अब ये वैल्यू जो हो गई, और देखिए मैंने कहा था ये मैक्सिमम मिलेगी, तो ये है 17.5 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर। बस अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसको जो हम ज्वाइन करेंगे ये एक कर्व मतलब पैराबोला से ज्वाइन होगा। दिस इज पैराबोलिक, ठीक है, ये पैराबोला से ज्वाइन करिएगा, ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा। तो ये जो डायग्राम बना, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम। ये पोर्शन जो है ये लीनियर है, और ये पैराबोलिक, क्लियर। अब पैराबोलिक क्यों है उसकी भी बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये जो भी आपने बेंडिंग कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे क्या है, लोड इनटू डिस्टेंस है, मतलब एक तरफ बेंडिंग मोमेंट है और दूसरी तरफ लोड इनटू डिस्टेंस, मतलब एक तरफ एक क्वांटिटी और दूसरी तरफ एक क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस कारण से ये लीनियर रिलेशनशिप, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा। लेकिन यहाँ इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे एक तरफ बेंडिंग मोमेंट लिखा है और दूसरी तरफ यूडीएल इंटू डिस्टेंस लिखा है, मतलब एक तरफ एक क्वांटिटी है और एक तरफ एक क्वांटिटी को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है।
मतलब ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो करता है। किस इक्वेशन को फॉलो करता है? y² इज इक्वल टू 4ax। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है और वहाँ पे एक क्वांटिटी को दो बार, मतलब डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस किया। ठीक, मतलब अगर किसी लोडिंग डायग्राम में जितने पोर्शन पे यूडीएल एक्ट करता है उसके बेंडिंग मोमेंट कर्व में वो पोर्शन जो है वो पैराबोला से ज्वाइन किया जाता है। ठीक, मतलब वो पैराबोलिक लॉ को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे इस पोर्शन में यूडीएल लगा है तो इस पोर्शन को आपने पैराबोला से ज्वाइन किया। क्लियर? अब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब थर्ड पार्ट में, हम ओवर हैंगिंग बीम का शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसको देखेंगे और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।